इसे एक बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से, ठीक है। रेगुलर ये से क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक बार आ रखा है तो आएगा, बट ये आपके ऑप्शनल पेपर में से अधिक इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीएस के लिए। जीएस प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, आप देखोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक बार मेंस में आ चुका है ऑप्शनल पेपर में तो हम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में 4 या 5 टॉपिक ही है, तो अगर 5 टॉपिक भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके ऑप्शनल पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बीबीआई कैटेगरी में नहीं आएगा, बट आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस में क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वायुमंडल की संरचना और संगठन, यह पहला टॉपिक है। यहां पे 3 वर्ड है, कौन कौन सा है, किसका संरचना, वायुमंडल का संरचना, किसका संगठन, वायुमंडल का संगठन। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, देन फिर स्ट्रक्चर और देन कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन का सिंपल मीनिंग होता है, सिंपली यू कैन से कंपोजिशन मीन्स जिस कंपोनेंट से, जिस घटक से वायुमंडल का निर्माण हुआ है, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स वायुमंडल के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखोगे 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक है गैस, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है धूलकण। गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, ठीक है। कंपोनेंट्स में हमें इसी को पढ़ना है डिटेल्स में। देन फिर स्ट्रक्चर, संरचना का सीधा सीधा अर्थ हुआ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के साथ वायुमंडल का किस तरह से ऊर्ध्वाधर वितरण है और उसकी कैसी विशेषता है, समझे। तो वायुमंडल के 2 एस्पेक्ट को हमको पढ़ना है, पहला है कंपोजिशन, दूसरा है स्ट्रक्चर। और वायुमंडल तो है ही, तो एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, वायुमंडल क्या है। सामान्य भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में आप कह सकते हो, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसियस लेयर है वह क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए, सपोज दैट यह अर्थ है, क्या है, यह अर्थ है। इस अर्थ के सराउंडिंग इस अर्थ के चारों ओर फैले हुए गैसियस लेयर को क्या कहा गया है, वायुमंडल कहा गया है, ठीक है। ये अर्थ है जो एक इन्वेलप जैसा काम करता है, मींस कोई ऐसा पार्ट नहीं है अर्थ का जो वायुमंडल से क्या हो, फ्री हो, जहां पे वायुमंडल नहीं हो। ऐसा कोई एरिया है अर्थ का क्या जहां वायुमंडल नहीं हो, चारों ओर वायुमंडल से यह कवर है। जो पृथ्वी के साथ या अर्थ के साथ
अटैच्ड है, अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। नहीं, जो पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो वायुमंडलीय कंपोनेंट जो मैंने अभी बोला, गैस, जलवाष्प और धूलकण, वह पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है, वह क्या होता? वह पृथ्वी से अलग होता। मींस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, पृथ्वी एटमॉस्फेयर लेस होता, वायुमंडल विहीन होता। और वायुमंडल विहीन होता तो इसकी दशा कैसी होती? किस प्लेनेट के जैसी होती? बुध के जैसी होती। ठीक है ना? बुध पर वायुमंडल नहीं है तो बुध पे क्या प्रभाव पड़ा है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो क्या है? काफी हाई है। मरकरी का दैनिक तापांतर क्या है? बहुत ज्यादा है। तो अगर पृथ्वी पे वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता। और पृथ्वी पर वायुमंडल है तो यह किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, समझिएगा थोड़ा सा। यहां पे यह गुरुत्वाकर्षण बल का मान है, यह पृथ्वी का क्या है? सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है। क्या? यह पृथ्वी का सतह है। तो हाइट में अगर वृद्धि होती है, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई में वृद्धि होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के मान वैल्यू में क्या होती है? कमी आती है। नहीं, ऊंचाई में वृद्धि होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या होगी? कमी होगी। और चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कमी होगी, इसलिए वायुमंडल के जो भारी तत्व हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, वह कहां होगा? निचले लेयर में होगा। जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होगी वैसे वैसे क्या होंगे? हल्के तत्व होंगे। अर्थात वायुमंडल की डेंसिटी, सघनता, हाइट इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स का मान भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसलिए वायुमंडल संबंधी जितने भी हैवियर पार्टिकल होंगे वह कहां होंगे? कहां होंगे? निचले लेयर में होंगे। ठीक है, कहां होंगे? निचले लेयर में। समझे ना सब लोग यहां तक? दूसरा, ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल हमारे पर्यावरण की, हमारे इन्वायरमेंट की एक समन्वित इकाई है। अगर मैं बोलूं, वायुमंडल इज ए इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। हमारे पर्यावरण की क्या है? एक समन्वित इकाई है। कैसे? कैसे यह समन्वित इकाई हो सकता है? नहीं समझ में आया ना? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एरोस्फीयर। जहां आपस में मिलता है वही क्या कहलाता है? जैव मंडल। और वही हमारा इन्वायरमेंट है, वही हमारा पर्यावरण है। नहीं है? तो पर्यावरण में कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगा स्थल मंडल का? क्या नहीं होगा। कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगा जल मंडल का? क्या कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी वायुमंडल का होगा? क्या नहीं होगा। तो वायुमंडल क्या है? हमारे इस पर्यावरण का एक इंटीग्रेटेड यूनिट है। क्या है? एक समन्वित इकाई है। नहीं है, क्योंकि वायुमंडल के उपस्थिति में ही इन्वायरमेंटल फेनोमेनन होंगे, पर्यावरणीय क्रियाएं होंगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो इसलिए डिटेल्स में जा रहे हैं। वायुमंडल जो है वह हमारे पर्यावरण की क्या है? एक समन्वित इकाई है, एक इंटीग्रेटेड यूनिट है। ठीक है, पहला पॉइंट समझे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट, यह वायुमंडल जो है, यह वायुमंडल पृथ्वी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका इंपॉर्टेंस है और क्यों यह वायुमंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक वर्ड यूज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट। यह वायुमंडल जो है यह ग्रीन हाउस प्रभाव डालता है, लार्ज ग्रीन हाउस का काम करता है। ये ग्रीन हाउस होता क्या है?
इसको भी थोड़ा समझना है। फिर दूसरा, जितनी भी तरह की जलवायविक घटनाएं होती हैं, जितने भी तरह के क्लाइमेटिक इंसिडेंट होते हैं, क्लाइमेटिक इंसिडेंट मीन्स व्हाट? मौसमी घटना मीन्स क्या? वर्षा, चक्रवात और तूफान और बिजली और आंधी और साइक्लोन, बोलो बोल बोलते जो, टेम्परेचर, नहीं, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? वायुमंडल में होती है। तो सभी घटनाओं का केंद्र बिंदु कौन है? वायुमंडल है। वायुमंडल के किस लेयर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं अभी। आगे आगे एकदम नहीं भागना है, ठीक है। तो वायुमंडल क्या है? सभी घटनाओं का केंद्र बिंदु है। अब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, तो यह भी कहां हो रही है? पृथ्वी के औसत तापमान में, एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, मींस ग्लोबल वार्मिंग। और उस ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, वह कहां हो रहा है? और हम कहां रहते हैं? वही इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो हमारा प्रत्यक्ष संबंध किससे है? तो वायुमंडल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो डिटेल से हमें पता होना चाहिए वायुमंडल के सभी घटनाओं के बारे में, नहीं तो इंपॉर्टेंट है यह। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है? यह इसमें पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसियस लेयर को, गैसीय आवरण को क्या कहा हमने? वायुमंडल कहा। जो पृथ्वी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? पृथ्वी के गुरुत्व प्रभाव से। चूंकि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई में वृद्धि होती है, इसलिए क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी आती है, जिसका यह प्रभाव पड़ता है जो डेंसिटी ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू हाइट क्या होता है? घटता जाता है ना। हो गया ये। अब देखिए, आप लोग लिखते भी जाएंगे तो अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि मिटाना भी पड़ेगा ना हमको। फिगर बनाते जो, लैंग्वेज देख हम लिखाएंगे बाद में, सबको लैंग्वेज देंगे, पहले फिगर बना के समझ लो। यह सन है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर विकिरण। क्या कहते हैं उसको? सौर विकिरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन। इसका दूसरा नाम क्या है? इंसोलेशन। क्या है? इंसोलेशन, सूर्याताप। सूर्याताप। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सौर विकिरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब समझिएगा। जब यह पृथ्वी पे आती है तो पृथ्वी से टकराएगी, पृथ्वी के सतह से टकरा करके जो सूर्याताप बैक होता है, जो बाहर लौटता है, उसको क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं इसको? विकिरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेरिस्टेरियल रेडिएशन। क्या कहते हैं? टेरिस्टेरियल रेडिएशन। पार्थिव विकिरण। ठीक है, यह वायुमंडल जो है, यह इस सौर विकिरण के लिए, इस सोलर रेडिएशन के लिए क्या है? पारदर्शी है, परमिएबल है। क्या है यह? इसके लिए पारदर्शी है। जबकि यह सौर विकिरण जब पृथ्वी से टकरा करके वापस लौटती है, जो पार्थिव विकिरण के फॉर्म में होता है, तो इसके लिए क्या है? यह अपारदर्शी या अवरोधक है। क्या है यह? इसके लिए अवरोधक। क्यों है पारदर्शी और क्यों है अवरोधक, हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, इसका, लेकिन इसका यह प्रभाव पड़ता है, हमारा वायुमंडल, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वह इनकमिंग रेडिएशन मींस इंसोलेशन, सूर्याताप से गर्म नहीं होता है। वह किससे गर्म होता है? इस पृथ्वी से टकरा करके लौटने वाले पार्थिव विकिरण से। समझ रहे हो सब लोग?
जिस कारण ही पृथ्वी के सतह से जब ऊंचाई में वृद्धि होती है, हाइट इंक्रीज करता है, तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है। समझे? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान क्या होता है? कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के मान में क्या होती है? कमी आती है। पृथ्वी से ऊंचाई में वृद्धि के साथ डेंसिटी ऑफ एयर में क्या होती है? कमी आती है। ये तीनों पॉइंट समझे? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान का कम होना और वायुमंडल सूर्याताप के लिए पारदर्शी होना और पार्थिव विकिरण के लिए अवरोधक होना, और उसकी यही विशेषता, जो वायुमंडल की यह विशेषता है, यही कहता है क्या? जो वायुमंडल एक लार्ज ग्रीन हाउस का काम करता है। किसका काम करता है? यह ग्रीन हाउस का काम करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मन में आ रहा होगा, जो क्यों यह सूर्याताप जो है के लिए पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए अवरोधक है? नहीं, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना? पहले फिगर बनाओ, ये सब फिगर बना लीजिए। हो गया? वायुमंडल का कोई स्वतंत्र आधिपत्य नहीं है, कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। यह क्या है? एक इंटीग्रेटेड यूनिट है। किसके साथ? स्थलमंडल और जलमंडल के साथ, है ना? अब इंपॉर्टेंट है, यह सूर्याताप के लिए पारदर्शी क्यों होता है और पार्थिव विकिरण के लिए अवरोधक क्यों होता है? डिलीट करें इसको। ये देख रहे हो, इनकमिंग रेडिएशन है, देख रहे हैं सब लोग कि लाइट कुछ अधिक है ना? और यह क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो पृथ्वी से टकरा करके लौटती है। हमें लगता है बेहतर होगा हम फिगर, हैंडमेड फिगर से ही समझाएं तो क्या? हाँ, रेडीमेड से काम नहीं चलेगा। एक बार फिर से अर्थ बना देते हैं।
इंसोलेशन है या किसको इंडिकेट कर रहा है? या पार्थिव विकिरण। सिंपल है, पृथ्वी से टकरा करके जो लौटती है रेडिएशन उसको क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। समझिएगा, इंसोलेशन सूर्यताप जो है वह हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में काम करता है। किस फॉर्म में काम करता है वह? शॉर्ट वेवलेंथ के। और वेवलेंथ क्या होता है? देखिए ये क्या है? शॉर्ट वेवलेंथ को इंडिकेट कर रहा है। और एक और हम वेव बना रहे हैं जो किसको इंडिकेट कर रहा है? लॉन्ग वेवलेंथ को। दो शीर्ष और दो गर्त, दो शीर्ष और दो गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। यहां पे दो शीर्ष के बीच की दूरी क्या है? कम है। यहां पे दो शीर्ष के बीच की दूरी क्या है? अधिक है। यहां पे दो गर्त के बीच की दूरी क्या है? और यहां पे दो गर्त के बीच की दूरी क्या है? अधिक है। तो यह दीर्घ तरंग दैर्घ्य हो गया, यह क्या हो गया? लघु तरंग दैर्घ्य हो गया। ठीक है, समझे ना? अब लघु तरंग दैर्घ्य हो गया यह, और यह क्या हो गया? दीर्घ तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में उल्टा संबंध है। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में क्या है? उल्टा संबंध है। तरंग दैर्घ्य अगर लघु है तो आवृत्ति क्या है? अधिक है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की परिभाषा ही होती है दो क्रमिक शीर्ष और दो क्रमिक गर्त। मींस दो शीर्ष और दो गर्त कितना जल्दी जल्दी क्या होता है? रिपीट करता है। ठीक है, तो यहां पे दो शीर्ष और दो गर्त फटाफट फटाफट रिपीटेशन हो रहा है। दो शीर्ष और दो गर्त यहां पे लेट हो रहा है। तो इसकी यह तरंग दैर्घ्य इसका क्या है? कम है, वेवलेंथ कम है। लेकिन आवृत्ति क्या है? ज्यादा है, आवृत्ति अधिक है। यहां पे वेवलेंथ क्या है? अधिक है। तो आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? आवृत्ति कम है। आवृत्ति क्या है? कम है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर तरंग दैर्घ्य अधिक है, सॉरी तरंग दैर्घ्य कम है और आवृत्ति अधिक है तो यह तेजी से पास करेगा। इसकी स्पीड अधिक होगी। अधिक होगी तो यह हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जब तरंग दैर्घ्य अधिक है तो आवृत्ति क्या है? कम है। तो बहुत स्लोली स्लोली यह क्या होगा? रेडिएट होगा। और यही क्या होगा? हीटिंग के लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए ऊंचाई में वृद्धि के साथ, इन लोअर एटमॉस्फेयर हाइट में वृद्धि के साथ टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है। अगर यह क्वेश्चन पूछे कोई तो आप क्या करोगे? क्योंकि पृथ्वी का जो वायुमंडल हमारा है वह सूर्य से आने वाले रेडिएशन से गर्म नहीं होकर बल्कि किससे गर्म होता है? जाने वाले पार्थिव विकिरण से होता है। और क्यों होता है? इसका संबंध किससे है? वेवलेंथ से है। और वेवलेंथ और आवृत्ति में, आवृत्ति क्या है? समानुपाती संबंध है कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ अधिक होगा तो आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। वेवलेंथ कम होगा तो आवृत्ति अधिक होगी। वेवलेंथ कम है तो आवृत्ति अधिक है। किसकी? किसकी? सूर्यताप की, सूर्यताप की। और तरंग दैर्घ्य अधिक है तो आवृत्ति कम है। किसकी? पार्थिव विकिरण की। और जिसका यह प्रभाव है पृथ्वी से ऊंचाई में वृद्धि के साथ टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है। तो कितने पॉइंट्स हो गए इसके इंट्रोडक्शन में? पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को क्या कहा गया है? वायुमंडल कहा गया। वायुमंडल पर्यावरण की एक समन्वित इकाई है जो पृथ्वी के लिए ग्रीन हाउस का काम करता है। ठीक है, क्योंकि यह सूर्यताप के लिए पारदर्शी होता है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए क्या होता है? यह अवरोधक होता है। ठीक है, इसकी यही विशेषता है जो इसको ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में यह कर जाना जाता है। फिर ऊंचाई में वृद्धि के साथ टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इसको ही फिगर बनाइए, फिर थोड़ा यहां पे लिखाएंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। एसी नहीं चल रहा है क्या? गौतम,
गेट लगा लो। तो ऐसी लगता है काम ही नहीं कर रहा है। नहीं कूलिंग एकदम है, 16 पे चल रहा है, अभी नया लगा है वो। उसे समझ में आया था नोट से टॉपिक, बट क्या फिर एटलीस्ट जो भी टॉपिक चलेगा ना उसको एक बार पढ़ के आओ। ये जो मटेरियल आपको है, बेस्ट बुक है DS लाल का हिंदी वर्जन है, इंग्लिश में DS लाल का है। DS लाल की बुक इंग्लिश में नहीं है। एक और अच्छी बुक है मेडन सिंपल सीरीज की, वो भी इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। और आप लोग का मीडियम चूँकि हिंदी है तो यह सारे गूगल ट्रांसलेटेड बुक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें थोड़ा सा तो टेक्निकल वर्ड होंगे, ठीक है, मैशनरी वर्ड होंगे जहाँ समझने में दिक्कत होगी। तो जहाँ पे ऐसा दिक्कत लगे अंडरलाइन कर लेना और उसको लेके आ जाना, ठीक है, समझा देंगे। जहाँ पे लगे वो टेक्निकल वर्ड है, मैशनरी वर्ड है, जो ये समझ में नहीं आ रहा है तो अंडरलाइन कर लेना वहाँ पे, ठीक है, उसको आके ले आना। अरे तो उसको उसी को पढ़ा रहे हैं, उसको इसको किताब थोड़ी पढ़ाया जाता है। मैंने क्या बोला था, किताब पढ़ाएंगे हम? अरे टॉपिक से रिलेटेड हम पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है और कोई ऐसा वर्ड है वहाँ पे, ठीक है, तो उसको लेकर के आना है। क्लासरूम में कोई किताब पढ़ाया जाता है, ये बताओ तो? क्लासरूम में कोई किताब नहीं पढ़ाया जाता है, और सिविल सर्विसेज कोई किताब की पढ़ाई नहीं है, यह बहुत सारे किताब से है। इसमें अभी जो पढ़ा है उसमें होगा भी नहीं। हाँ तो नहीं, तो वो नोट्स हम वो नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज के लिए एक बार इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी हमारा जो मटेरियल होगा वह मल्टीपल एरिया से होगा और किसी एक बुक से नहीं होगा। और दूसरा चीज़ है, कभी क्लास में कोई बुक नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। बुक तो मटेरियल होता है, वो उसमें इम्पॉर्टेंट एरिया भी होता है और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वह भी होता है, समझे। और क्लास में जो होता है वह क्या होता है, वह एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो कंपटीशन का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तरीका क्लास का यह होता है, जिसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोई एक बुक नहीं होता है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, मल्टीपल एरिया होता है। 2, 3, 4 बुक से आपका यह मटेरियल है, ठीक है। थोड़ा इसको लिखा दे, लिखिएगा। लिखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी के गुरुत्व प्रभाव से पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है,
जो पृथ्वी के गुरुत्व प्रभाव से पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी की या पर्यावरण की, सॉरी पृथ्वी नहीं, पर्यावरण की एक समन्वित इकाई है। वायुमंडल पर्यावरण की एक समन्वित इकाई है। वायुमंडल पर्यावरण की एक समन्वित इकाई है। फिर लिखेगा वायुमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत वायुमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत काफी जटिल है। वायुमंडल के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत काफी जटिल है। कई विद्वानों ने इससे संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन किसी भी सिद्धांत को कई विद्वानों ने इससे संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन किसी भी सिद्धांत को पूर्ण मान्यता नहीं प्राप्त हुई। हाँ, सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन किसी भी सिद्धांत को पूर्ण मान्यता प्राप्त नहीं हुई। लिखिएगा फिर वायुमंडल का वायुमंडल हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। वायुमंडल हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। यह निम्न रूप से महत्वपूर्ण है। निम्न रूप से महत्वपूर्ण है। लिखिएगा पहला पॉइंट फैक्ट्स। देखो ऑप्शनल में कितना डिटेल्स में जाना होता है, बातें वही हैं, प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं ये सारे, बट ऑप्शनल में क्या करना होता है, हमको इसको लैंग्वेज में चेंज करना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा वायुमंडल से पृथ्वी पर जीवन के लिए, वायुमंडल से पृथ्वी पर जीवन के लिए न केवल अनिवार्य गैस की प्राप्ति होती है, अनिवार्य गैस की प्राप्ति होती है, बल्कि यह पृथ्वी के औसत तापमान को, बल्कि यह पृथ्वी के औसत तापमान को बल्कि यह पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में भी सहयोगी है। यह महत्वपूर्ण है, सहयोगी नहीं, महत्वपूर्ण है, बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है। अर्थात वायुमंडल हाँ इसी में पृथ्वी के लिए, हाँ वायुमंडल पृथ्वी के लिए विशाल ग्रीन हाउस गैस का कार्य करता है। हाँ, विशाल ग्रीन हाउस गैस का कार्य करता है। क्यों करता है इसको समझा दिए, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, समझे ना, इतना नहीं जाएगा। विशाल ग्रीन हाउस गैस का कार्य करता है। हाँ, फिर लिखिएगा पृथ्वी के साथ, दूसरा पॉइंट, हाँ पृथ्वी के साथ अगर वायुमंडल जुड़ा हुआ नहीं होता, अटैच्ड नहीं होता
तो पृथ्वी की तापीय दशा, पृथ्वी की तापीय दशा, तापीय दशा किसके समान होती? बुध के समान होती। तो पृथ्वी की तापीय दशा बुध के समान होती। फिर लिखिएगा, बुध के समान होती। फिर अगला पॉइंट, वायुमंडल के तापीय विविधता के कारण ही, वायुमंडल के तापीय विविधता के कारण ही वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है। तापीय विविधता के कारण ही वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है। क्षैतिज प्रवाह होता है। वायुमंडल के तापीय विविधता के कारण ही वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है। क्यों? अगर तापमान कम होगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर, और तापमान अधिक होगा तो क्या होगा? लो प्रेशर। और वायु का क्षैतिज प्रवाह कहां से कहां? हाई प्रेशर से। एसी सही में काम नहीं कर रहा है। कूल मोड में नहीं होगा। नहीं, कूल मोड में तो है। ये रहा है ना, हवा चल रहा है ना, चल रहा है, स्लो चल रहा है। फैन चला दीजिए। ऑन हो गया। फाइव पे चल रहा है फैन, ठीक है। अब कूलिंग करते हैं ना। फैन भी चल रहा है, अब चलना शुरू हुआ है। फैन ऑफ था तभी से। क्या लिखा लास्ट में? कारण ही वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है। यहां तक समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं? फिर अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, वायुमंडल में। हाँ, अगला पॉइंट, हाँ, वायुमंडल का कैसे पृथ्वी के लिए महत्व है। क्वेश्चन का एक एंगल हो सकता है, वायुमंडल हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस तरह के पॉइंट से आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प भी, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प ही पृथ्वी पर वर्षण और जल चक्र का आधार है। वर्षण और जल चक्र का आधार है। जो पृथ्वी पर जलवायु के निर्माण, पृथ्वी पर जलवायु के निर्माण और वितरण की दिशा से, दृष्टिकोण से, और वितरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। निर्माण और वितरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्या हुआ? वितरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो वायुमंडल के ये सारे इंपॉर्टेंस हैं। फिर वायुमंडल पृथ्वी के लिए रक्षा कवच का भी काम करता है। विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांडीय घटनाओं से
प्रोटेक्ट करता है, विभिन्न प्रकार के हानिकारक कॉस्मिक वेव से भी क्या करता है, यह बचाता है ना। एक पॉइंट यह भी लिख लो, वायुमंडल पृथ्वी के लिए रक्षा कवच का काम करता है, कार्य करता है, जो विभिन्न प्रकार के वायुमंडल पृथ्वी के लिए रक्षा कवच का कार्य करता है, जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक ब्रह्मांडीय पिंडों हानिकारक ब्रह्मांडीय पिंडों और हानिकारक सौर विकिरण से पिंडों और हानिकारक सौर विकिरण से पृथ्वी को बचाता है, सौर विकिरण से पृथ्वी को बचाता है। हो गया। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का संगठन या संगठन, दोनों वर्ड यूज होता है, ग भी होता है घ भी होता है, ठीक है। संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से क्या तात्पर्य है, वायुमंडल के संगठन से तात्पर्य है वायुमंडल का निर्माण किन किन घटकों से हुआ है, वायुमंडल के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से कारक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का सीधा सीधा अर्थ हुआ वायुमंडल का निर्माण किन किन घटकों से हुआ है, ठीक है। लिख लीजिएगा इसका हेडिंग, वायुमंडल के संगठन से तात्पर्य है, वायुमंडल के संगठन से तात्पर्य है तात्पर्य उन पदार्थों से है, तात्पर्य उन पदार्थों से है जो वायुमंडल के गठन के लिए जिम्मेदार है, जो वायुमंडल के गठन के लिए जिम्मेदार है। के गठन के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल के इन घटकों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। वायुमंडल के इन घटकों को कितने वर्ग बांटा जाता है, 3 वर्गों में। ये हैं गैस, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है क्या, धूलकण। गैस है, जलवाष्प है और तीसरा क्या है, धूलकण। ठीक है। वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है, नहीं है। वायुमंडल क्या है, कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, नाइट्रोजन का है। उसके बाद किसका है, उसके बाद ऑर्गन का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद क्या है, नियोन है, हीलियम है, या ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियन है, हीलियम है, ओजोन है, जेनॉन है और रेडॉन है। इस तरह से यह डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हम लोग एक एक करके इसी को अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। देखो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। अगर आपके मेंस में केवल गैस से क्वेश्चन पूछे जाए, वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है, वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है और इन गैसों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, या
वायुमंडल के घटक, वायुमंडल के निर्माण के लिए जिम्मेदार घटक का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। कुछ इस तरह से फॉर्मेट में क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे हमको क्या करना होगा, गैस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगा। गैस का, किस गैस का सोर्स क्या है, निर्माण कैसे हुआ है, उस गैस का हमारा लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो नाइट्रोजन का सोर्स जो है, नाइट्रोजन की उत्पत्ति जो हुई है वह किससे हुई है, वह जीवों से हुई है, जैविक क्रिया से। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, जैविक क्रिया है। सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन हमारे जीवन के लिए भी अनिवार्य है। क्यों जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि नाइट्रोजन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। नाइट्रोजन क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। लेकिन यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, इसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका हम डायरेक्ट यूज हमारे लिए नहीं है, यह डायरेक्ट हमारे लिए यूजेबल नहीं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अधिक अमाउंट में किसका कंट्रीब्यूशन है, नाइट्रोजन का, लेकिन यह हमारे लिए डायरेक्ट यूजेबल नहीं है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, नाइट्रोजन हमारे जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य, क्योंकि सोर्स ऑफ प्रोटीन है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कैसे आता है हम तक, यह इंपॉर्टेंट है। तो यह हम तक आता है थ्रू नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो नाइट्रोजन चक्र में हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन किस तरह हम तक पहुंचता है एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हमको यहां पे देने की जरूरत है, क्योंकि नाइट्रोजन चक्र तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। नाइट्रोजन चक्र के बहुत सारे स्टेजेज होते हैं, उस स्टेजेज में जाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन चक्र में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, वह नाइट्रेट के फॉर्म में कौन यूज करता है, ल्यूमिनस प्लांट। एक प्लांट होता है, प्लांट का यह क्लास है, वर्ग है, उसका नाम क्या है, ल्यूमिनस प्लांट। ल्यूमिनस प्लांट के उदाहरण होते हैं पल्सेस, दलहन का पौधा, और बहुत सारा है, लेकिन मेन जो है वह कौन सा है, दलहन। ल्यूमिनस प्लांट के रूट में, जड़ में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिसीव करके इस प्लांट के रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लेस को जो देखोगे वह नाइट्रोजन नोड्यूल्स कहा जाता है। क्या कहता है, नाइट्रोजन नोड्यूल्स, हिंदी में नाइट्रोजन गांठ कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, नाइट्रोजन गांठ, नाइट्रोजन नोड्यूल्स। आप देखते हो मटर का प्लांट होता है, उसके जड़ में छोटा छोटा मोटा मोटा बना रहता है, रूट में देखोगे एक राउंड शेप में मोटा सा बना होगा, तो वह नाइट्रोजन नोड्यूल्स ही है। वही प्लेस है जहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, होस्ट करता है, जहां रहता है, और वह क्या करता है, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करके वहां फिक्स करता है। और फिर इस दलहन प्लांट से, दाल के पौधा से कहां पहुंचता है यह, हम तक। और दलहन प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, नहीं है। और अगर दलहन से नाइट्रोजन हम नहीं लेते हैं और नाइट्रोजन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर के द्वारा कौन सा गोली प्रिस्क्राइब किया जाता है, नाइट्रोजन। उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट अधिक होता है, जो केमिकल फॉर्म में होता है। जो टैबलेट दी जाती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का पार्ट अधिक होता है, सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है वह, समझे। तो इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। सबसे अधिक कंट्रीब्यूट कौन करता है, नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, वायुमंडल नाइट्रोजन जैविक तत्व है, जीव जंतु से। या नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन साइकिल बोला है ना, नाइट्रोजन साइकिल का ही लास्ट स्टेज क्या है, जब डीके पार्टिकल का डिकम्पोजिशन होता है तो वह क्या करता है, नाइट्रोजन को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, या तब तक यूज नहीं हो सकता जब तक इसका ब्रेकडाउन नाइट्रेट में ना हो। और ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो उसके भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसे थंडरिंग होता है, बारिश होती है ना, बादल चमकता है, बिजली चमकती है, तो उसमें भी नाइट्रोजन का ब्रेकडाउन होता है। और जब नाइट्रेट के फॉर्म में आता है तो वह फिर नाइट्रेट को कौन एब्जॉर्ब करता है, ल्यूमिनस प्लांट। और ल्यूमिनस प्लांट अपने जड़ में उसको क्या करता है, स्टेबल करता है, जिसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहना कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। और यहां पे नाइट्रोजन नोड्यूल्स होता है, दलहन के पौधा में दिखेगा तुमको, देख लोगे। और मिट गया, दिखाने के चक्कर में मिटा ही दिए। नाइट्रोजन नोड्यूल्स होता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन नोड्यूल्स क्या है, मींस सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। अब यह आ गया है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, नहीं आ गया है। जो अजैविक फॉर्म में था वह जैविक फॉर्म में आ गया है, और फूड चेन के थ्रू कहां पहुंचता है,
हम तक पहुंचता है, और हमारे लिए इसलिए कहा था दलहन क्या है, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक अमाउंट में नाइट्रोजन है ना। पृथ्वी के सरफेस पे सबसे अधिक अमाउंट में कौन सा है, ऑक्सीजन है। और संपूर्ण पृथ्वी पे सबसे अधिक अमाउंट में कौन सा है, लोहा है। तीनों इंटरलिंक्ड है एक साथ, ठीक है, पीटी में इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह। वायुमंडल में सबसे अधिक अमाउंट में कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है। पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक कौन सा है, ऑक्सीजन है। लेकिन वह ऑक्सीजन हमारे लिए है इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, कंपाउंड के फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में है। फेरस ऑक्साइड है, H2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, कंपाउंड के फॉर्म में है। तो डायरेक्ट हम उसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अमाउंट में कौन सा मिनरल्स है, लोहा है। तीनों फैक्ट याद रखना, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर मींस व्हाट, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन मींस क्या, वायुमंडल किन किन घटकों से निर्मित हुआ है, इसके निर्माण के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रेस्पॉन्सिबल है। तो 3 कंपोनेंट्स रेस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सा, जलवाष्प और धूलकण। तुरंत में गैस पे आ गया तुम लोग, क्वेश्चन समझो पहले, उसके बाद आंसर करो। गैस तो उसका एक कंपोनेंट है, ऐसा थोड़ी है केवल गैस से बना हुआ है वायुमंडल, धूलकण भी है और जलवाष्प भी है। अब इंपॉर्टेंट है, गैस बहुत सारे गैसों का मिश्रण है वायुमंडल। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है, सबसे अधिक कंट्रीब्यूट कौन करता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और स्मॉलर अमाउंट में कौन सा है, कार्बन है, ऑर्गन है, ओजोन है, जेनॉन है, रेडॉन है, जो इसके अलावे जो गैसेस हैं। फिर इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में कैसे गया, तो नाइट्रोजन का सोर्स जैविक है, जो भी नाइट्रोजन साइकिल मैंने बोला, ठीक है। नाइट्रोजन कहां से गया है, जैविक सोर्स से गया है एटमॉस्फेयर में। लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारे लिए डायरेक्ट यूजेबल नहीं है। जब तक उसका ब्रेकडाउन नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में नहीं होगा तब तक हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। और नाइट्रोजन के यूज करने में, अर्थात नाइट्रोजन अजैविक फॉर्म में है। अगर N2 गैस बोलते हैं तो वह जैविक फॉर्म है कि अजैविक फॉर्म है, अजैविक फॉर्म है। तो उसको जैविक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम सर्वप्रथम कौन करता है, लिग्यूमिनस प्लांट, लिग्यूमिनस प्रजाति के पौधे, जिसका उदाहरण दलहन भी है। क्यों करता है, क्योंकि लिग्यूमिनस प्लांट के जड़ में एक बैक्टीरिया होस्ट करता है, जिसका नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और यहां पे क्या करता है, फिक्स करता है, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन नोड्यूल्स, नाइट्रोजन गांठ या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। क्या करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। और दलहन से फिर कहां पहुंचता है, फूड चेन में, मींस अजैविक कंपाउंड से यह क्या हो गया है, जैविक कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब अलग अलग स्टेज होते हो हम तक तो पहुंचेगा ही। तो ये है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन है। दाल से सबसे अधिक किसको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। कहता है रोटी दाल, रोटी दाल गरीबों का भोजन नहीं हो गया, अब अमीरों का भोजन। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, वह बैलेंस डाइट है। रोटी क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट देता है, थोड़ा विटामिन भी देता है। और दाल क्या देता है, तो हो गया बैलेंस डाइट। और थोड़ा सब्जी मिल गया तो और अच्छा। नहीं, ये एकदम बैलेंस डाइट है, संतुलित भोजन का उदाहरण है रोटी दाल सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल। तो और दाल की कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि दाल का उत्पादन क्या हो गया है, कम हो गया है। और दाल का उत्पादन अगर कम होगा तो सॉइल में किस तरह के पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। और नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन सा रासायनिक उर्वरक प्रयोग होगा, जिप्सम तो सैलिनिटी को खत्म करने के लिए होता है, यूरिया होगा। हरित क्रांति के क्षेत्र में केवल गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, दलहन के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। तो सॉइल में किस तरह की डिफिशियंसी होगी, तो वहां पे किसकी खपत बढ़ जाएगी, यूरिया रासायनिक उर्वरक है, बहुत खतरनाक उर्वरक है, और उसका हेल्थ रिलेटेड इशू होगा। तो
कैंसर का प्रॉब्लम हरित क्रांति वाले क्षेत्र में अधिक है, ठीक है। तो बट इंपॉर्टेंट ये सारे पीटी के फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी तब होगा जब आपको कंपोजिशन वाले पोर्शन को अधिक लिखना होगा, तो आप इसको क्या करोगे, डिटेल्स में लिखोगे, ठीक है। लिखा दे इसको कि छोड़ दे, लिखा लो, लिख लोगे क्या, लिखा दे, लिखिए। नाइट्रोजन की वायुमंडल में कुल भागीदारी 78.08% है, की कुल भागीदारी 78.08% है, जिसकी उत्पत्ति का सोर्स जैविक है। जीवन के लिए अनिवार्य प्रोटीन का उत्पादन, हाँ, उत्पत्ति का सोर्स जैविक है। जीवन के लिए अनिवार्य प्रोटीन का उत्पादन, जीवन के लिए अनिवार्य प्रोटीन का उत्पादन, प्रोटीन का उत्पादन नाइट्रोजन गैस से होता है। जीवन के लिए अनिवार्य प्रोटीन का उत्पादन नाइट्रोजन से होता है, गैस मतलब नाइट्रोजन से होता है। क्या कर रही हो? जीवन के लिए अनिवार्य प्रोटीन का उत्पादन नाइट्रोजन से होता है। कितना स्लो, इतना स्लो थोड़ी लिखा जाता है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। 78.0%, आपका वही छूट गया, 78.08% हो गया। लेकिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जैविक घटक सीधे प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से जैविक घटक सीधे प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में प्रयोग करते हैं। माध्यम से नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में प्रयोग करते हैं। जिसमें ल्यूगिमिनस प्लांट के जड़ में पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज तो एसी एकदम बदमाशी कर रहा है। वियम बैक्टीरिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक है इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। राइजोबियम बैक्टीरिया की भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। लिखना, राइजोबियम बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से नाइट्रोजन के अजैविक रूप को अबायोटिक फॉर्म को
जैविक रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नाइट्रोजन के अजैविक रूप को जैविक रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। समझे ना? मीन्स नाइट्रेट या अमोनिया क्या है? अजैविक फॉर्म है, और जब जड़ में आ जाएगा तो क्या होगा? वह जैविक फॉर्म में आ जाएगा और जो हम तक पहुंचता है। ठीक है, हो गया? समझे इसको? यहां तक समझ में आया है जो पढ़ाया अभी तक? कोई दिक्कत नहीं है? देख रहे हो ज्योग्राफी लग रहा है, ये नाइट्रोजन चक्र ज्योग्राफी लग रहा है। साइंस हो गया यहाँ पे? नहीं हो गया? यह साइंस है। लेकिन क्या अगर एक बार इसको समझ जाओगे तो कभी भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। यही मैंने बोला था, इससे एक बार दोस्ती नहीं होता है, लेकिन जब दोस्ती हो जाता है तो छूटता भी नहीं है। ठीक है, याद रखना इसको। हाँ, क्योंकि लेकिन दोस्ती के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, समझे? थोड़ा सा पढ़ना होगा अच्छे से, क्लास में समझना होगा, क्लास में नहीं समझ पाए तो क्लास के बाहर समझना होगा, घर में पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा। ठीक है, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है। गर्मी लग रही है क्या? हाँ, हमको भी लग रहा है। आज पता नहीं एसी का है, गुस्साए हुए। फैन चला लगे तो कहीं कम होगा। फैन चला, एगो पंखा चला लो, एगो फैन चला लो। फैन नहीं चला रहे थे, किसके ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे? सोनी के ऑर्डर का। सब शांति से बैठा हुआ था, गर्मी में झुलस रहा था, लेकिन पंखा नहीं चला रहा था, पढ़ने में मन लग गया था। चलिए, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में? नाक बंद करके कौन कितना देर रह सकता है? कोरोना में पता चला था ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस कोरोना में पता चला था। एग्जैक्टली। बिना ऑक्सीजन के कौन कितने देर रह सकते हो? अभी तुरंत टेस्टिंग हो जाएगा। 2 मिनट चल जाएगी? ऐसे ही हाँ, हवा है। ऑक्सीजन 2 मिनट। नहीं हमारा कोचिंग नया है, तुरंत पुलिस का छापा पड़ जाएगा। चलो, ऑक्सीजन यही जानते हैं हम लोग, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए अनिवार्य गैस है। मीन्स हमारे श्वसन के लिए, जो रिस्पिरेशन है उसके लिए अनिवार्य, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन अपार्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन का और इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है? एग्जैक्टली, प्रज्वलन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगता है, ध्यान रखना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। इसलिए आग लगने पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह मृत्यु उसके जलने से नहीं होती है, उसकी मृत्यु क्या होती है? पहले ही दम घुटने से होती है। हाँ, क्वेश्चन पूछता है पीटी में, नहीं तो पहले ही दम घुट के मर चुका होता है वह, तब वह जलता है। समझे? तो ऑक्सीजन का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। ऑक्सीजन के सोर्स भी जैविक तत्व ही है। जैसे नाइट्रोजन का सोर्स जैविक तत्व है, वैसे ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन निकलता है ना? सोर्स जैविक तत्व है। हमारे जीवन के लिए क्या है? यह अनिवार्य गैस है। इसका इंपॉर्टेंस 2 तरह से है। पहला तो क्या है? डायरेक्ट हम जो श्वसन लेते हैं, श्वसन क्रिया के लिए यह अनिवार्य है। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंस है क्या? यह प्रज्वलन के लिए भी क्या है? अनिवार्य गैस है। लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन। वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है। जो प्रज्वलन और श्वसन के लिए अनिवार्य गैस है। प्रज्वलन और श्वसन के लिए अनिवार्य गैस है। ठीक है, नोट डाल के लिख लो, यहां पे अभी पॉइंट लिख लो। भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाया जाता है।
सर्वाधिक मात्रा में कौन गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन ही। परंतु यह रासायनिक रूप से अन्य तत्वों के साथ मिश्रित होने के कारण उपलब्ध, परंतु यह रासायनिक रूप से अन्य तत्वों के साथ मिश्रित होने के कारण उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। परंतु यह रासायनिक रूप से अन्य तत्वों के साथ मिश्रित होने के कारण उपलब्ध नहीं है। तो वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण गैस कौन सा है? लेकिन अर्थ क्रस्ट पे सबसे अधिक अमाउंट में कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन किस फॉर्म? ऑक्साइड्स के फॉर्म होता है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट गैस है वह ऑर्गन है, ऑर्गन है। ठीक है, अब समझिएगा, पीटी का एक फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, ऑर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। और वायुमंडल में सबसे अधिक अमाउंट में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? ऑर्गन। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीटी का फैक्ट। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस है? तो ऑर्गन है। ऑर्गन का सोर्स जो है वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो जनित पदार्थ के क्रियाओं से इस इनर्ट गैस का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गन क्या है? एक अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है, जिसका सोर्स क्या है? रेडियो जनित पदार्थ है। ठीक है, लिख लीजिए, ऑर्गन। ऑर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है जो रेडियो जनित पदार्थों से प्राप्त होता है। जो रेडियो जनित पदार्थों से प्राप्त होता है। रेडियो जनित पदार्थों से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। अब पीटी में भी ये इंपॉर्टेंट होगा, वायुमंडलीय गैस, किस गैस का सोर्स क्या है? यह प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बीपीएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा अगर बढ़े तो, अब ये स्टैंडर्ड बहुत सारा, बहुत अभी उतना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा है, लेकिन कमिंग डेज में बीपीएससी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, समझे? तो हो सकता है आपको वहाँ पे भी ये हेल्प करे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट गैस है कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। माई स्टेटमेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज द ओनली वन गैस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट ना? यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने क्या बोला? ओनली वन गैस। क्या यह एक ही गैस है? और गैस भी है ना? मेन गैस है जो सबसे अधिक अवशोषित कर लेता है ना? तो इसलिए 0.1% अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चेंजिंग द 0.1% अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वह बड़ा चेंज लाएगा क्लाइमेट में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में क्या करेगा? वह वृद्धि लाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेन ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? अभी हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? इंसोलेशन के लिए तो परमेबल होगा, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए क्या होगा? वह अवरोधक होगा, और वह क्या करेगा? बाहर लौटने देगा ही नहीं, अवशोषक होगा उसका। यह कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में क्या हो रही है? डे टू डे बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना, बायोफ्यूल्स का जलना। ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल, बायोफ्यूल्स नहीं, फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन का जलना। क्यों? क्योंकि जीवाश्म ईंधन का निर्माण भी किससे हुआ है? जीवों से हुआ है। और जीव में क्या होता है? कार्बन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बन एक सोर्स से क्या होता है? दूसरे सोर्स में कार्बन का भी चेंजिंग होता है, स्वरूप और अवस्था में परिवर्तन होता है।
और यहां से चेंज होकर कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो हाल के दिनों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके उत्सर्जन और उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है, क्लाइमेटिक चेंज ला रहा है वह, और इसके उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ है जिसका नाम क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। और उस क्योटो प्रोटोकॉल में एक मैकेनिज्म आया है जिसका नाम है कार्बन, क्या है, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन का व्यापार। अर्थात कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उसको क्या करना, आर्थिक हित से जोड़ना, इकोनॉमिकल बेनिफिट दिलाना। ठीक है, यह है क्या, समझ लेना, बहुत डिटेल्स में यहां पे भी, इसमें भी नहीं जाएंगे क्योंकि यह कार्बन ट्रेडिंग हमसे नहीं पूछ रहा है, यह क्वेश्चन आपका साइंस टेक का पार्ट हो सकता है। इसमें कहा गया है जो सभी देश का एक कार्बन का कोटा डिटरमाइंड होगा, मींस कौन देश कितना कार्बन का उत्सर्जन करता है, और इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, यह बड़ा आश्चर्यजनक होगा, लग रहा होगा आप लोगों को। कैसे गाड़ी का पॉल्यूशन फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हो, उसमें कार्बन का अमाउंट लिखा रहता है, कार्बन का इमिशन इतना हो रहा है, कार का, स्कूटर का, बाइक का, जितने भी इंडस्ट्री होते हैं उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखा रहता है। और सबको फिर क्या किया जाता है, डेटा में एक्यूमुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है इस देश के द्वारा कितना कार्बन का उत्सर्जन किया गया। ठीक है, यह निकालने का तरीका है। दूसरा, सभी देश को इस क्योटो कार्बन ट्रेडिंग के तहत क्या किया गया है, कार्बन के कोटा का डिटर्मिनेशन हुआ है, और इसका आधार लिया गया है उस देश की जनसंख्या, और उस देश के जनसंख्या का लाइफ अचीवमेंट कॉस्ट कितना होगा, मींस उस जनसंख्या के रहन सहन पर कितना खर्च होगा और उसके लिए कितना कार्बन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, दोनों को मिला करके उस देश का कार्बन के कोटा का निर्धारण किया गया है। ठीक है, और अगर वह देश अपने कोटा से कम उत्सर्जन करता है तो अपना एक्स्ट्रा कार्बन क्या करता है, वैसे देश को बेच सकता है, क्या हुआ, वैसे देश को बेच सकता है जो अपने कोटा से अधिक उत्पादन करता है। समझे पॉइंट को, जैसे तुम हो, तुमको कोटा मिला हुआ है 100 क्यूबिक टन कार्बन को नहीं प्रोड्यूस करना, ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रही हो, 90 क्यूबिक टन ही कर रही हो, 10 टन तुम्हारा क्या हो रहा है, बच रहा है। इनको मिला हुआ है 100 टन इनको भी, लेकिन यह 110 टन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा 10 टन है, तो 10 टन यह क्या करेगी, तुमसे खरीद लेगी और बदले में तुमको क्या करेंगी, पैसा देंगी। यही कार्बन ट्रेडिंग है, कार्बन ट्रेडिंग है, यही मैकेनिज्म है, सिंपल, एकदम सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म है यह। कार्बन ट्रेडिंग का उद्देश्य है कार्बन के उत्सर्जन को क्या करना, आर्थिक रूप से नियंत्रित करना। तो अब इससे तुम चाहोगे जो और हम कार्बन को कम करें और ताकि हम क्या करें, बेचें, और तुम चाहोगे जो हम कार्बन बहुत खर्च कर रहे हैं हम भी थोड़ा कंट्रोल करें क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों ही जगह क्या होगा, कार्बन की कटौती होगी, कार्बन का कर्टेल होगा, यही कार्बन ट्रेडिंग। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म है, जैसे ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तरीका है अलग अलग, और इंटरनेशनल इमिशन ट्रीटी है। 3 तरीके से यह कार्बन का खरीद और बिक्री होगा। किसके किसके बीच, यह बेसिकली डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन के बीच होता है। और इस कार्बन ट्रेडिंग में सबसे अधिक फायदा किसको मिला है, भारत को मिला है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है तो कार्बन उत्सर्जन का कोटा अधिक मिलेगा, लेकिन उस अकॉर्डिंग हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा कार्बन क्या करते हैं, बेच देते हैं, बेचे हैं, बड़ा फॉरेन करेंसी लिए हैं। लेकिन हाल के दिनों में कार्बन उत्सर्जन हमारा भी क्या है, बड़ा है। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो हम इंडस्ट्रियलाइज करें, लेकिन जो जहां पे कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं वहां पे क्या करें, कंट्रोल करें। जैसे ई व्हीकल्स को देख रहे हो, प्रमोट कर रही है सरकार, सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है, तो वहां पे कार्बन कटौती करना है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में कार्बन को क्या करना है, यूज करना है, डाइवर्ट कर रहा है। तो कार्बन का संबंध इसी से है, कार्बन को हम लोग ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन कार्बन क्या है, मेन ग्रीन हाउस गैस है, और इसके उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए कार्बन ट्रेडिंग जैसी अवधारणा आई है, इतना जानना चाहिए आपको। ठीक है, लिख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी से होने वाले
जो पृथ्वी से होने वाले दीर्घ तरंगों को आंशिक रूप से अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी से होने वाले दीर्घ तरंगों को आंशिक रूप से अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म रखने में महत्वपूर्ण है। पृथ्वी को गर्म रखने में महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय मानवीय गतिविधियों विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से वर्तमान समय में मानवीय गतिविधियों विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में CO2 की औसत मात्रा में वृद्धि हो रही है। वायुमंडल में CO2 की औसत मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिस कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। हाँ, जिस कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। लिखिएगा, इसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने तथा इसकी मात्रा को कम करने के लिए इसकी मात्रा को कम करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से एक वैश्विक सहमति बनी। हाँ, एक वैश्विक सहमति बनी है। ठीक है, इसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का जन्म हुआ। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का जन्म हुआ कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा का जन्म हुआ जो विभिन्न देशों के मध्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए UNFCCC के द्वारा लाया गया था। फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC को कम करने के लिए UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रिपल सी। हाँ, ट्रिपल सी।
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, हाँ यही है, UNFCCC के द्वारा लाया गया। ठीक है, बस इतना लिखिए इसमें, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। उसे मैकेनिज्म इसका है, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, इंटरनेशनल इमिशन ट्रीटी है। तो इसमें चूंकि हमसे कार्बन ट्रेडिंग नहीं पूछ रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिटेल में लिखते हुए थोड़ा सा हमने क्या किया, करंट वाले पार्ट को लिख दिया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शनल का है। हाँ, GS में सब पता होना चाहिए, GS में यह इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ, वो अब हम क्लाइमेट चेंज समिट तो पढ़ नहीं रहे, हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के जो मेन प्रोविजंस हैं वो हम देख लिए। चलिए तीसरा नेक्स्ट गैस कौन सा है, ओजोन है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, यह सूर्य से आने वाले हानिकारक UV रेज से पृथ्वी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण के लिए कौन कौन से गैसेस जिम्मेदार हैं, CFC, HFC, PFC, बहुत सारे गैसेस जिम्मेदार हैं इसके लिए। ठीक है, और ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। कौन सा हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लिख लो। ओजोन, इसका निर्माण प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। जब हम लोग ओजोन लेयर पढ़ेंगे तो वहां पे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका निर्माण प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। इसका निर्माण प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। यह एक छन्नी की तरह कार्य करता है, यह एक छन्नी की तरह कार्य करता है। जो सूर्य के परावैगनी विकिरण का अवशोषण कर लेता है, जो सूर्य के परावैगनी विकिरण का, हानिकारक परावैगनी विकिरण का अवशोषण कर लेता है। परावैगनी विकिरण का, अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण कर लेता है। परावैगनी विकिरण का क्या करता है, यह अवशोषण कर लेता है। हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज का क्या करता है, यह अवशोषण कर लेता है। अब मानवीय गतिविधियों के से उत्सर्जित विभिन्न गैसों के द्वारा ओजोन छिद्र जैसी समस्या हो गई, और ओजोन छिद्र हो जाएगा तो UV रेज का प्रभाव होगा पृथ्वी सतह तक, और उससे क्या होगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल हुआ उसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, लिख लीजिएगा अगला पॉइंट। मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न CFC जैसे गैसों से मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न CFC जैसे गैसों से, CFC जैसे गैसों से हाँ ओजोन क्षरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। और इसको संरक्षित करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ है, मॉन्ट्रियल। PT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। और इसको संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, हो गया यह। सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है इसमें, सब गैस इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर कोई एक गैस नहीं हो तो क्या होगा, बैलेंस रहेगा क्या, सभी गैस का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। कोई भी एक गैस इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होगा, ध्यान रखना। सब गैस क्या है, इंपॉर्टेंट।
नाइट्रोजन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो ऑक्सीजन के बिना 2 मिनट केवल यही जिंदा रह सकती है, बाकी कोई नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इंपॉर्टेंस है, किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस के साथ साथ और जो मैंने नहीं लिखा है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। क्या? अक्रिय गैस का भी यूज है। अक्रिय गैस का यूज है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में उसमें यूज है अक्रिय गैस का। सभी गैस का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है जो इसमें भारी गैस कौन कौन सा होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होगा। तो भारी गैस वायुमंडल के निचले लेयर में होगा कि अपर लेयर में होगा? क्यों होगा यह तो पता चल गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या है? सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होती है? कम होती है, जिस कारण ही हैवियर गैसेस कहाँ होती है? निचले लेयर में कंसंट्रेट होती है, और लाइट वेट गैस कहाँ होती है? ऊपर होती है। और साथ ही साथ इसके लिए एक स्टेटमेंट और वर्ड यूज होता है, जो डेंस एयर होता है, डेंस ये होता है, वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वह लोअर एटमॉस्फेयर में होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय तत्व क्या होते हैं? विरल होते जाते हैं, मीन्स विरल वायुमंडल होता है। सघन कहाँ होता है? लोअर पार्ट में, और हायर पार्ट में क्या होता है? वह विरल होता है। यह कंपोजिशन के साथ हमारा क्लास आज से स्टार्ट हुआ। अब आगे इसको कल बढ़ाएंगे, ठीक है। आज यहीं तक इसको रखेंगे।